मुझे कुछ दिनों से अल्सर की फिर बहुत तकलीफ थी। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद तेजाबी मादा डकार की शक्ल में मुंह को जला देता। चूंकि खाने पीने के मामले में बेकायदगी मेरा मामूल थी, इसलिए मैं डॉक्टर की हिदायत पर अमल करने से भी कासिर था। जिस वक्त मैदे में जलन और दर्द उठता तो उस वक्त मुझे फिक्र होती। ऐसे में जल्दी में मैं एक आध बिस्किट खा लेता। डॉक्टर ने मुझे दूध पीने की कड़ी हिदायत कर रखी थी। खुश्क दूध का एक डब्बा मेरे कमरे में मौजूद था, लेकिन बर वक्त उसका इस्तेमाल मुमकिन न था। ब्रैकेट लगवाए मुझे 3 दिन हो चुके थे और सुहेल से मिले करीबन 2 हफ्ते। उन दिनों मैं राजा योगा पर खास तवज्जो दे रहा था। इस तरह योगा करने से उमूमन दुनियावी ख्यालात से पीछा छूट जाता है और इंसान में समाधि की मुकम्मल कैफियत पैदा होती है। ऐसे में ध्यान लगाने वाला अपने खालिक के विसाल का शऊर पैदा कर सकता है। मुझे खालिक से विसाल का तो इस कदर शौक न था, लेकिन वो जो मुझमें सीमी का गलबा पैदा हो चुका था उससे मैं जरूर छुटकारा हासिल करना चाहता था। वो हर वक्त मेरे जहन में एक पिटी हुई धुन की तरह बजती रहती। कभी कभी मुझे उसकी शक्ल वाज़े तौर पर दीवारों पर, खिड़की के शीशे में, तकिए पर, किताबों के सफ़ों पर नजर आती। मैं आधी आधी रात तक शहनशीन पर बैठा चांद को तकता रहता। चांद को तके जाने में एक गुमशुदा जन्नत के बहुत करीब नजर आने की राहत मिलती। उस रात भी मैं बाहर बैठा था। कोठे पर ठंड थी और मैंने अपने इर्द गिर्द 4 खाने का ब्राउन कंबल लपेट रखा था। मेरे मैदे में रह रहकर हल्का सा दर्द उठता, लेकिन सारा समा चांदनी में रंगा हुआ था। कभी मुझे लगता जैसे चांद झूले की मानिंद मेरे करीब आ रहा है, कभी लगता जैसे वो मौसमी छानबीन का गुब्बारा है जो रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ता जाता है। उस वक्त मेरे कमरे में बत्ती जली, फिर कोठे की तरफ खुलने वाले दरवाजे में आबिदा नजर आई। उसके हाथ में स्टेनलेस स्टील का ट्रे था। चांद की रोशनी में उसकी चमक मुझे तलवार जैसी आबदार नजर आई। अंदर आओ ना, बाहर सर्दी लग जाएगी। उसके लहजे की इज्जत न करना मेरे बस की बात न थी। मैं चुपके से अंदर चला गया। आबिदा ने हस्बे मामूल चाय का ट्रे मेरे पलंग पर रखा। वो अब इसी तरह ऊपर आती थी। उसके साथ चाय की ट्रे और मूंगफलियों से भरा थैला होता। कभी कभी तो हम दोनों एक नशिस्त में सेर सेर मूंगफली खा जाते थे। मेरे कमरे में जो दरवाजा निचली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर खुलता था, उस पर रोगन नहीं था। फिरोजी रंग के पर्दे से कोई 2 फुट हटकर बाएं तरफ एक ऐसी अलमारी थी जिसके सामने तख्ते न थे। उस दीवार से मुल्हिक दूसरी दीवार में खिड़की थी जो नीचे सड़क की जानिब खुलती थी। उस खिड़की के सामने लोहे की सलाखें थीं और अगर कभी मैं गौर से उसको देखता रहता तो मुझे यूं लगता जैसे ये सलाखें आगे पीछे हिल रही हैं, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तीसरी दीवार पर कपड़े टांगने वाली खूंटी और गुस्ल खाने में खुलने वाला दरवाजा था। गुस्ल खाने के दरवाजे में ये खूबी थी कि इसमें बाहर की तरफ एक कुंडी थी, लेकिन अंदर से बंद करने का कोई तरीका न था। जब कभी मुझे नहाना होता, मैं गुस्ल खाने में दरवाजे के पीछे कुर्सी रख कर नहाता। आखिरी और चौथी दीवार में गुस्ल खाने वाले दरवाजे से कुछ दूर एक और दरवाजा था जो बाहर वाले कोठे पर खुलता था और उस कोठे से पिछला बेआबाद अहाता नजर आता, जिसमें धतूरे के झाड़, अंग्रेजी कीकर का दरख्त और पुरानी ईंटों का मलबा बेआसरा पड़ा था। उसी दीवार के साथ मेरा निवाड़ी पलंग था। उस पर ऐसा बिस्तर बिछा था जिसे मैंने कभी धूप नहीं दिखाई। मेरा मामूल था कि मैं अपने खत, नकदी, जरूरी कागजात, सब अहम चीजें उस निवाड़ी पलंग की पट्टियों में छुपा कर रखता। एक तरह से गद्दे के नीचे एक और दुनिया आबाद थी। यहाँ सीमी का रुमाल भी लाकर जैसे महफूज जिंदगी बसर कर रहा था। उसी पलंग के सामने वाली दीवार के साथ मेरा मेज था, जिस पर गंदे बर्तन, स्टोव, मेरी अधखुली किताबें, कागजों के पुर्जे, मार्कर, स्याही, गंदे रूमाल, सब कुछ इतनी बेतरतीबी से पड़ा होता कि आबिदा को समझ ना आती कि चाय का ट्रे कहां रखे। ये शुरू सर्दियों का जिक्र है। रात के वक्त आबिदा ने वो स्याह रंग की चादर ओढ़ी होती जिस पर गुलाबी और फिरोजी कड़े हुए फूल थे। अब उसका मामूल था कि जब भी चाय लाती, रखने की जगह तलाश किए बगैर उसे मेरे पलंग पर रख देती। फिर मेज वाली ऑफिस चेयर निकालकर उसमें ऐसे बैठती कि उसकी टांगें पलंग की पायंती मेरी रजाई के अंदर होती। बैठने के बाद वो मूंगफली का लिफाफा अपनी गोद में रख लेती। उसने चाय बनाकर पेश करने की कभी जहमत नहीं की। ये मरहला हमेशा मुझे दरपेश होता। दरअसल उसे बातें करने और मूंगफली खाने का बड़ा शदीद शौक था। उसके ये शौक इस कदर बढ़े हुए थे कि कभी कभी उसे अफसोस होता कि उसके मुंह में मूंगफली के दाने हैं और वो बोल नहीं सकती, और कभी कभी वो रंजीदा हो जाती कि वो मुसलसल बोल रही है इसलिए मूंगफली नहीं खा सकती। उस रोज उसने फिर बैंगनी रंग का सूट पहन रखा था। मुझे उस रंग से वहशत होती थी। बाहर क्या कर रहे थे? मैंने गुस्ल खाने का दरवाजा खोलकर अंदर सिंक में थूक फेंका। फिर थूक रहे हो? ये थूकने की आदत तुम्हें कैसे पड़ गई है कय्यूम? मैंने वापस आकर कंबल उतारा और अलमारी में से स्वेटर उठाकर पहनने लगा।
बाहर क्या कर रहे थे इतनी सर्दी में? मैं चुप रहा। उसको याद कर रहे होगे, मरी हुई छिपकली को। ये मॉडर्न लड़कियां ऐसी ही होती हैं। हमारी आदत थी कि जब कभी बातें करते वो अपनी पटड़ी पर रवा रहती, मैं अपनी बातें किया जाता। उसका शौहर उसका महबूब टॉपिक था। मैं सीमी की गुफ्तगू किए बगैर न रह सकता। हालांकि उसकी बदगोइयों में मुझे कोई दिलचस्पी न थी और आबिदा मेरा नुक्ता नज़र समझने से कासिर थी। मैं बताऊं, खुदा कसम, मैंने शादी से एक नसीहत हासिल की है। किसी को याद करने से बड़ा वक्त ज़ाया होता है, कई काम पड़े रह जाते हैं। यकदम मुझे ख्याल आया कि दूसरे दिन ठीक 10 बजे रेडियो स्टेशन में मेरा फाइनल इंटरव्यू था। मुझे खतरा पैदा हुआ कि कहीं यही काम पड़ा न रह जाए। कभी आबिदा बड़ी बेतकल्लुफी से मुझे तू कहकर पुकारने लगती और कभी आप करके जिज कर देती। क्या तुम यादों से आज़ाद हो गई हो आबिदा? मैं किसे याद करूं? वहीद को? दफा दूर, उसकी याद में खेत सवा पड़ा है। वहीद कौन? मेरा मियाँ, और कौन? कितनी बार मैं उसका नाम बताऊं तुम्हें? हाँ, वहीद, तुम्हारा शौहर। याद रखा करो ना, आखिर तुम्हारी सीमी का नाम भी तो मैं याद रखती हूँ। मैं चुपचाप चाय बनाने लगा और तड़ातड़ मूंगफली के छिलके उसकी कुर्सी तले इकट्ठे होने लगे। कभी इश्क किया है किसी से आबिदा? मैंने प्याली उसे पकड़ाते हुए पूछा। हमारे जैसे घरों में कोई इश्क करने देता है? वहां तो भाई की चारपाई पर बैठने नहीं देते। इश्क करना था मैंने, अब्बा जी मौलवी, अम्मा कसाइन। फिर भी कभी शुबा हुआ हो, अक्ल दंग रह गई हो किसी को देखकर। मुझे तो शक ही हुआ था कि इश्क हो गया है। उधर अम्मा को यकीन भी हो गया। उसके बाद अम्मा ने 2 जुमेरातें ना गुजरने दी, फट निकाह कर दिया मेरा वहीद के साथ। ये सजा देते हैं हमारे माँ बाप इश्क की। गाटा उतार कर रख दिया मेरा। कौन था वो? हमारे घर के सामने बेकरी की दुकान थी, उसकी मशीन से डबल रोटी काटता वो मुझे बड़ा प्यारा लगता। जी करता काश किसी दिन अपनी मशीन से वो मेरे भी डकरे कर दे, स्लाइस बना दे मेरे। बेकरी पर उसे मिलने जाती थी तुम? तौबा तौबा, मरना था। हमारे गुस्ल खाने की खिड़की खुलती थी गली में, उस खिड़की से वो नजर आता था। उसको खबर हुई तुम्हारे देखने की? उसको तो खबर नहीं हो सकी, लेकिन अम्मा को पता नहीं कैसे मालूम हो गया। मुझे वो मारा, वो मारा, वो मारा और गुस्ल खाने की खिड़की में लगा दी पक्की मेखें। फिर क्या? उसने मूंगफली के दानों को हथेली में मसलकर फूंक मारी। कोई रुका, कोई प्याम? आबिदा ने नफी में सर हिलाया। बाबा, शादी हो गई मेरी 2 हफ्ते बाद, लेकिन बच्चा आज तक नहीं हुआ। पहले मेरा ख्याल था कि उस इश्क की कोई रंगीन वारदातें होंगी, पेस्ट्री जैसी, बेकरी वाले से मक्खन मलाई, चॉकलेट से आरास्ता मुलाकातें, बर्थडे केकों जैसी याददाश्तें। लेकिन ये ठंडे बनफ्शे जैसा इश्क था जो ना ज्यादा देर गर्म रहता है ना खुशबूदार। कुछ अरसे बाद वो बोली, और वो कैसी थी, पतलूने पहनने वाली? मैंने आंखें बंद कर ली। दरअसल मैं सीमी का सरापा बयान नहीं करता था, बस उसकी याद को पानी के छींटे मारकर बेहोशी से जगाता था। उसका रंग ऐसा था आबिदा जैसे सुबह चढ़ती है। जब वो बीमार हो गई तो और भी खूबसूरत हो गई। फिर मैंने देखा कि वो मेकअप के बगैर बेरौनक तो लगती है, लेकिन बदशक्ल नहीं लगती। वो हर वक्त हर मौसम में खूबसूरत थी। उसकी गुफ्तगू, तालीम तुम समझोगी नहीं आबिदा। वो बड़ी कल्चर्ड थी, बेहद रिफाइंड। आबिदा कच्ची होकर इधर उधर देखने लगी। उसके पास ऐसा कोई बुत न था जिसकी वो तारीफ कर सकती। इसलिए जब कभी मैं सीमी का जिक्र करता वो खूब जोर शोर से वहीद के खिलाफ बातें करने लगती। वहीद जैसा शौहर तो रब मेरी सौकन को भी ना दे। ऐसा कंजूस, ऐसा जबान दराज, ऐसा हद छुट। जब मेरी शादी हुई है ना, तो उसने जाहिर किया कि वो फल की मंडी में आड़तिया है। बड़े फल लाया करता था चढ़ावे के। जब शादी हुई तो पता चला कि फड़िया है मंडी में। चलो मामूली फल फरोशी होता, पर उसने तो कभी फल की बहार ना लगाई घर पर। गिनकर माल्टे लाता, और वो भी कभी साबुत एक माल्टा हथेली पर नहीं रखा, हमेशा छील कर फांकें देता था। जब एक बार उसके मुंह से बस निकल जाती तो किसी की क्या मजाल के उसके सौदे को कोई हाथ लगा सके। कीड़े वाले अमरूद तक नहीं देता था, उसकी भी चाट बनाकर बच्चों को बेच देता था मोहल्ले में। और अपनी कंजरी माँ आ जाती तो अनार का रस निकाल कर देता। तुम्हें क्या पता वहीद क्या है। हम अपनी अपनी पटड़ी पर चलते रहते, वो शिमालन जनूबन, मैं जुनूबन शिमालन। सीमी अमेरिकन एक्ट्रेस की तरह थी आबिदा। जब वो अस्पताल में दाखिल हुई तो मैंने कई खामिन देखे हैं, कैसी फिक्र होती है उनको बीवियों की। इधर बीवी को हमल हुआ, उधर वो हर रुत की सब्जी तरकारी लाने लगे। कोई कंगला नहीं है, अच्छी भली करियाने की दुकान है। अब अंदर वाली जेब भरी होती है शलूके की नोटों से।
खुदा कसम मेरी पड़ोसन के 5वां बच्चा है, उसके हुक्म से पकता है सुबह शाम, जो मुंह से निकल जाए हाजिर। 3 सेर बर्फ आती है उसके लिए अलग फल ठंडा करने को। वहीद ने तो कभी परवाह नहीं की। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। आबिदा जलकर बोली, बच्चे नहीं हुए तो क्या हुआ, हमल तो ठहरा है ना 3 दफा। मुझे उसके किसी हमल से कोई गर्ज नहीं थी, बल्कि उसे हमल ज़दा हालत में सोचकर मुझे उबकाई सी आने लगी। जब वो अस्पताल में थी आबिदा, तो उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते थे। मैं कई कई घंटे उसके पांव गर्म करने के लिए पकड़े रहता था। यकदम उसको आग लग गई। गर्म पानी की बोतल नहीं होती थी अस्पताल में? होती थी, लेकिन मुझे आराम मिलता था उसके पांव गर्म करके। आबिदा ने मूंगफलियां खानी बंद कर दी। जब वो शोदी बदमाश किसी और के लिए मर रही थी, तो तुम उसके पांव क्यों गर्म करते थे हाथों से खामखा? ऐसी जी हुजूरियों से लड़कियों के दिमाग खराब हो जाते हैं। मैंने लंबी आह भरी और हौले से कहा, कभी कभी बड़ी मजबूरी होती है आबिदा, खुदा तुम्हें कभी मजबूर ना करे, लेकिन अगर कुछ लोग तुम पर ना भी मरें तो भी उनके पांव गर्म करने पड़ते हैं। बड़ी लाताल्लुकी से उसने अच्छा कहा और चाय पीने लगी। खुदा कसम कयूमी, ऐसे मर्द से कभी शादी ना हो जिसे अभी अपनी माँ की कुच्छड़ का शौक हो। बुढ़े फूंस हो जाएंगे लेकिन गोदी का शौक नहीं जाएगा। बकरी के मेमने की तरह माँ माँ करते फिरेंगे यतीम। वैसे तुम मानो ना मानो, सारी मर्द जात माँ की कसम होती है। क्या लड़की को अपनी माँ से प्यार नहीं होता? होता है, पर शादी तक। बाद में वो खुद माँ बन जाती है, फिर वो माँ पर क्यों मरे? ये मर्द जात का तो हुड़का खत्म नहीं होता माँ का। ये वहीद है ना, करियाने स्टोर वाला, मेरा शौहर। आमतौर पर मर्द जन मुरीद होते हैं, ये माँ मुरीद है। अम्मा जी खसाब लगा लो, शीशा लेकर खड़ा है। अम्मा जी बेर खा लें, मौसमी मेवा है। अम्मा जी पैर दबा दूं आपके। अम्मा जी। जब ये मरेगा तो मैं इसके कतबे पर लिखवाऊंगी कि यहाँ एक माँ का यार दफन है। आबिदा बड़ी फतूरिया औरत थी। जब वहीद के मुतालिक बातें करने लगती तो उसकी बातें हर रदीफ काफिये की कैद से आजाद हो जाती। क्या पता तुम पहले मर जाओ। अच्छा है जो मैं मर जाऊं पहले। ये आशिकी माशूकी जो माँ बेटे में जलती है, इससे तो छुट्टी मिले। रज रज के जफ्फियां डालें एक दूसरे को। जब तुम माँ बन जाओगी तो क्या अपने बेटे से प्यार नहीं करोगी? करूंगी, लेकिन सुहागा नहीं फेरूंगी उसकी जड़ों में, किसी दूसरी जगह भी छोड़ूंगी उसे। मुझे उस माँ बेटे के इश्क से वहशत होने लगती। उसे आफताब से ऐसी मोहब्बत थी जैसे मीराबाई को अपने गरोहर से थी। उसका ओढ़ना बिछोना सब आफताब था। आबिदा तंग नजरी की हद तक वतन परस्त पाकिस्तानी थी। अपनी वतन परस्ती के बायस वो किसी हिंदू का नाम लेना भी गुनाह समझती थी। मीराबाई का नाम सुनकर झट बोली, सुनो कयूमी, तुम मेरे सामने हिंदुओं का नाम ना लिया करो। बस वहीद की ये एक बात मुझे बुरी लगती है, कान से रेडियो लगाकर हिंदुस्तानी गाने सुनता है। खुदा कसम दुर्रे पड़ने चाहिए ऐसे गद्दारों को, उल्टा लटका देना चाहिए करतबा चौक में। अब मैंने उठकर सड़क वाली खिड़की खोली और बाहर थूक फेंका। ओए होए, कोई और काम नहीं तुम्हें कयूमी, थूकने के सिवा। मैं सलाखों के बाहर देखने लगा। सर्दियों की रात में एक ठिठरा हुआ कुत्ता पनाह तलाश करता फिर रहा था। एक दफा मैंने मुर्गी पकाई, पाव भर देसी घी डाला, लौंग का तड़का लगाया। पहला हमल था मेरा। पता है क्या किया वहीद ने? सारी खुद खा ली। मैंने बढ़ती घटती सलाखों पर से निगाह उठाकर पूछा, तौबा करो, उसके हल्क से उतरती है बोटी मां के बगैर। नलके के नीचे बैठकर खुद टिफिन कैरियर साफ किया रेत से, फिर वहीं से बोला, 4 पराठे भी उतार दे जल्दी से। ऊपर वाले डब्बे में रखे पराठे और सारी मुर्गी डाली निचले दोनों डब्बों में। और पता है क्या कहकर चला गया? सुबह वाले बैंगन पड़े हैं कटोरे में तेरे लिए। कभी कभी वो इंतहाई बेचारगी के आलम में मेरे साथ लिपट जाती और कहती, आफताब अब आ जाओ ना। अच्छा इश्क था उसका भी, मोहब्बत उसे आफताब से थी और लिपटती वो तुम्हारे साथ थी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। हो सकता है, होता है, हमेशा डूबने वाला तिनकों से लिपटता है। आबिदा बड़ी खुशनसीब औरत थी। वो अपनी जात को मरकज मानकर सारे जहां को समझती थी। औरत ऐसे नहीं कर सकती, ये सारे मर्दों के चौंचले हैं। उनकी जेब में जब भी पैसा होता है, करने मरने की आज़ादी ये खुद हथिया लेते हैं। दोहरे चस्कों की इनको आदत होती है। एक दफ़ा मुझसे रूठकर वहीद भी गया था एक तवाइफ के पास। अच्छी तरह हड्डियां सेंकी मैंने उसकी। एक बार ही सबक सिखा दिया। इन दोहरे चस्कों का मर्द की जात को शौक होता है, इसलिए मुश्के फिरते हैं कम बखत हर वक्त। मूंगफली का लिफाफा बंद करके वो बोलती गई,
मैंने पहली बार आबिदा की तरफ बदनजरी से देखा और दिल में सोचा कि अगर ये मुर्दार मुझे खाना पड़े तो क्या मैं खुशी से ऐसा कर सकूंगा। वहीद भी बड़ा बांका बना फिरता था चंबेली का तेल लगाकर। मैंने कस के गर्म चिमटा मारा उसके चूल्हे में। 5 महीने तक सेंक करता रहा मुर्दार, पर अक्ल ठिकाने आ गई आशिक की। मैं सराहने की तरफ सादत हसन मंटो की तरह उकड़ों बैठा था और वो पाईंती। अब खिसकाते खिसकाते उसने सारी रजाई हथिया ली थी। तुम बड़ी खुशनसीब हो आबिदा, जिंदगी के सारे फैसले तुम खुद करती हो। जब कभी किसी शख्स के अंदर मरने की आरज़ू तकमील को पहुंच जाती है तो फिर उसके वजूद पर उसका मोटेडो गालिब आने लगता है। समझती हो, ऐसे में मौत से बचाने के लिए उसका लबीडो जिन्स का आखिरी सहारा लेता है। फिर उसे सिर्फ जिन्स से जिंदगी मुस्तार मिल सकती है। उसकी क्रिएटिव सेल्फ के पास मौत से लड़ने के लिए और कोई हथियार नहीं होता। तुमने देखा नहीं, जंग के दिनों में बच्चे किस कदर जोर शोर से पैदा होते हैं। मौत के सामने मर्द औरत किस कदर शिद्दत से एक हो जाते हैं। सिपाही मरने से पहले जिंदा रहने के लिए अपनी बका की खातिर सिर्फ जिन्स का सहारा लेता है। उसकी अक्लबंद कील लगी खोपड़ी में इन बातों की कोई जगह न थी, लेकिन मैं कहता गया। यकदम उसने मूंगफली का थैला पलंग पर फेंक दिया। हैरानी से मुझे देखती रही और बोली, ये बातें तुम्हें किसने बताई हैं? किताबों ने। वो प्यार से बोली, कयूमी, खुदा के लिए ऐसी किताबें ना पढ़ा करो, ये तुम्हें लादीन बना देंगी। आदमी गुनाह करे तो कम से कम माने तो सही कि गुनाह ही है। बड़ी बड़ी तावीलें तो ना दे। तौबा इस्तगफार का दरवाजा तो बंद ना करे अपने आप पर। काश मैं तुम्हारी तरह कम अक्ल और बेइल्म होता। तुम भी वहीद की नस्ल से हो, आखिर ताने दिए बगैर कहाँ रहोगे? उसने दोबारा मूंगफली का लिफाफा खोल लिया। वो भी हमेशा कहता है, बच्चा नहीं होता तो तुम्हारा कसूर है। अहमक आदमी, तुम भी सीमी की हम जिन्स हो, किसी की कब मानोगी? अच्छा चुप। हाँ ठीक है, चुप। जब हम एक दूसरे को समझते नहीं तो बातों से हासिल। मैं कब बातें करना चाहती हूँ, मेरा अपना वक्त खराब होता है। वो जल्दी जल्दी मूंगफलियां खाने लगी। मेरी भी चाय ठंडी होती है खामखा। हम दोनों अपनी अपनी पटड़ी पर चले गए। छिलकों की तड़ातड़ और पिर्च प्याली का शोर कमरे में भर गया। वो आसानी से ट्रे लेकर नीचे जा सकती थी। मैं उठकर किताब पढ़ने में मसरूफियत जाहिर कर सकता था, लेकिन हम दोनों वहीं बैठे बैठे अपनी अपनी उड़ान पर चले गए। शिक्रखोरे और शाहीन की उड़ान में जो फर्क होता है वही हम दोनों में था। कोई शख्स अपने ख्यालात के दायरे से बाहर उड़ने की जुर्रत नहीं कर सकता। आबिदा बहुत खुशबाश औरत थी, लेकिन जब कभी वो खामोश हो जाती तो उसके होंठ आंसुओं से बहुत करीब हो जाते। गो उस वक्त वो जल्दी जल्दी मूंगफलियां खाने में मशगूल थी, लेकिन उसके कंधे, आंखें, होंठ सब इस बात की गमाजी कर रहे थे कि वो बहुत जल्द रो देगी। खामोशी के लम्हों में आबिदा बेमानी हद तक कमजोर, मासूम और काबिले तर्स नजर आने लगती। शादी की वजह से वो बड़ी बड़ी नजर आती थी। उन लम्हात में उसके इजाफी साल झड़ जाते और वो मुझे अपने से छोटी लगने लगती। उसकी शक्ल से डर कर मैंने कहा, बात सिर्फ इतनी है आबिदा के मोहब्बत और जिन्स दो अलहदा चीजें हैं। जिन्स अफजाइश नस्ल के लिए हरकत में आती है और मोहब्बत रूह की नशोनुमा के लिए। तुम ज्यादा फलसफे ना किया करो मेरे साथ। तुम्हारी सीमी को चुपड़ी और दो खाने का शौक था। ये अमीरजादियों के चौंचले हैं। रोटियां उनके खानसामे पकाएं, बच्चे उनकी आया पालें, और ये मोहब्बत तलाश करती फिरें हर जगह, दूसरों के घर बर्बाद करें मुफ्त में। मैंने जरा उसकी तरफ झुक कर कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इसकी वजह है कि उसकी मानवियत खत्म हो गई है अमीर औरत की। अच्छा चुप रहो, मुझे सीमी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम भी चुप रहो, मैं भी वहीद साहब का कोई किस्सा सुनना नहीं चाहता। वो कुछ देर चुप रही। दूर कहीं आधी रात को बोलने वाले मुर्गे ने आजान दी। यकदम वो फिर मोटरसाइकिल की तरह रवां हो गई। मैं अपने सारे मसले लिखती हूँ मौलवी इकरामुल्लाह साहब को। वो मुझे अपने रिसाले में जवाब लिख देते हैं। उनका बड़ा इल्म है फ़िक़्ह और हदीस का, बड़ा अच्छा मशवरा देते हैं। कौन कौन सा मसला सुलझाया उन्होंने तुम्हारा? मैंने हंसकर पूछा। हक मेहर की बात थी। मैंने कई बार इस बदबख्त करियाने वाले से कहा कि जब तूने मेरा हक मेहर ही अदा नहीं किया तो हाथ क्यों लगाता है मुझे? लेकिन हक मेहर लिखना और बात है, अदा करना और बात है। क़य्यूमी, 10,000 लिखने को तो लिख दिया था, पर अदा उसकी माँ करे। 5 साल हो गए शादी को, एक दिन नाम नहीं लिया हक मेहर का। हाँ, ये बहुत बुरी बात है। मैंने ज़बरदस्ती उसके मसले में दिलचस्पी ली। मैंने मौलवी इकरामुल्लाह को ख़त लिखा। उन्होंने ऊपर तो मेरा ख़त छापा, ख़वातीन के सफ़े पर नीचे साफ साफ लिखा कि जो मर्द औरत का हक मेहर अदा न करे, शबे ज़ुफ़ाफ़ को वो हाथ नहीं लगा सकता औरत को। मैंने ख़त दिखाया था वहीद को।
पलीद आदमी है, हंसने लगा। खुदा ने तो उसे इतनी तौफीक भी अता नहीं की कि वो कभी हक महर मुआफ़ी करा ले। चलो मैं मुआफ़ कर देती, लेकिन शरा के मुताबिक तो चले आदमी, है ना। वो चुप हो गई। जल्दी से उसने ट्रे में मूंगफलियों वाला लिफाफा डाला, अपने वजूद पर से छिलके झाड़े और उठ खड़ी हुई। हाय कितनी देर हो गई है, सौलत भाभी क्या सोचती होगी। वो दरवाजे में मुड़कर ब्रैकेट देखती रही, फिर बोली, इंटरव्यू पर गए थे? अभी कहाँ, चले जाना, भाई मुख्तार फिक्र कर रहे थे। मैंने पाइंती से रजाई उठाई और अपने ऊपर ले ली। उस वक्त तक मुझे इंटरव्यू से कोई दिलचस्पी ना थी।